मिस्र में सलाहुद्दीन अयूबी का इस्तकबाल जिन ज़ोमा ने किया उनमें नाजी नाम का एक सालार खसूसी अहमियत का हामिल था। अयूबी ने सबको सर से पांव तक देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट और ज़बान पर प्यार मोहब्बत की चाशनी थी। बाज़ पुराने अफसरों ने उसे ऐसी निगाहों से देखा जिसमें तंज थी और तमस्खुर भी था। वो सलाहुद्दीन अयूबी के सिर्फ नाम से वाकिफ़ थे या उसके मुतल्लिक ये जानते थे कि वो हुक्मरान ख़ानदान का फ़र्द और अपने चचा का जानशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरुद्दीन जंगी के साथ उसका क्या रिश्ता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अयूबी की अहमियत बस उसके ख़ानदान की बदौलत थी या इस वजह से उन्होंने उसे अहमियत दी कि वो मिस्र का फ़ौजी वायसराय बन के आया था। इसके सिवा उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी को कोई ख़ास वक़्त न दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा, बच्चा है, इसे हम पाल लेंगे। मौरख और उस वक्त के वक़ाए निगार ये नहीं बता सकते कि सलाहुद्दीन अयूबी ने उन लोगों की नज़रें भांप ली थी या नहीं। वो इस्तकबाल करने वाले इस हजूम में बच्चा लग रहा था। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने मुसाफा के लिए रुका तो अयूबी के चेहरे पर तब्दीली सी आ गई। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन नाजी जो उसके बाप की उम्र का था सबसे पहले दरबारी खुशामदियों की तरह झुका, फिर अयूबी से बगल गिर हो गया। उसने अयूबी की पेशानी चूम कर कहा, मेरे खून का आखिरी कतरा भी तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए बहेगा। तुम मेरे पास जंगी और शरदा की अमानत हो। मेरी जान अजमत इस्लाम से ज़्यादा कीमती नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी ने नाजी का हाथ चूम कर कहा, मोहतरम, अपने खून का एक एक कतरा संभाल कर रखिए। सलीबी स्याह घटाओं की मानिंद छा रहे हैं। नाजी जवाब में सिर्फ मुस्कुराया, जैसे सलाहुद्दीन अयूबी ने कोई लतीफ़ा सुनाया हो। सलाहुद्दीन अयूबी उस तजर्बाकार सालार की मुस्कुराहट को गालबन नहीं समझ सका। नाजी फातमी खिलाफत का परवरदा सालार था। वो मिस्र में बॉडीगार्ड्स का कमांडर था, जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सोडानी थी। ये फौज उस दौर के जदीद हथियारों से मुसल्ला थी और ये फौज नाजी का हथियार बन गई थी, जिसके जोर पर वो बेताज बादशाह बना बैठा था। वो साजिशों और मफाद परस्ती का दौर था। इस्लामी दुनिया की मरकजियत ख़त्म हो चुकी थी। सलीबियों की भी नहायत दिलकश तखरीबकारियाँ शुरू हो चुकी थी। ज़रपरस्ती और तईश का दौरा था। जिसके पास ज़रा सी भी ताकत थी उसे वो अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दौलत समेटने के लिए इस्तेमाल करता था। सोडानी बॉडीगार्ड्स फौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। खुदा ने उसे साजिश साज दिमाग दिया था। उसे उस दौर का बादशाह साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने में खसूसी महारत रखता था। उसने सलाहुद्दीन अयूबी को देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल उसी तरह मुस्कुराहट आ गई जिस तरह कमज़ोर सी भेड़ को देखकर भेड़िए के दांत निकल आते हैं। अयूबी उस जहर खुंद को न समझ सका। उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम आदमी नाजी ही था, क्योंकि वो 50,000 बॉडीगार्ड्स का कमांडर था और सलाहुद्दीन को उस फौज की ज़रूरत थी। सलाहुद्दीन अयूबी से कहा गया, हजूर बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ लाए हैं, पहले आराम कर लें। तो उसने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है मैं उसके अहल न था। इस दस्तार ने मेरा आराम और मेरी नींद खत्म कर दी है। क्या आप हजरात मुझे उस छत के नीचे नहीं ले चलेंगे जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या हजूर काम से पहले ताम पसंद नहीं फरमाएंगे? उसके नायब ने पूछा। सलाहुद्दीन अयूबी ने कुछ सोचा और उनके साथ चल पड़ा। लंबे तड़ंगे कवि हैकल बॉडीगार्ड्स उस इमारत के सामने दो रोया खड़े थे जिसमें खाने का इंतजाम किया गया था।
अयूबी ने उन गार्ड्स के कदबुत और हथियार देखे तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई, मगर ये रौनक दरवाजे में कदम रखते ही गायब हो गई। वहां 4 नौजवान लड़कियां, जिनके जिस्मों में जोहद शिकन लचक और शानों पर बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समोया हुआ था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई खुशनुमा टोकरियां उठाए खड़ी थीं। उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी के रास्ते में पत्तियां बिखेरनी शुरू कर दी और उसके साथ दफ की ताल पर ताउस और रुबाब और शहनाइयों का मशहूर कुन नगमा उभरा। अयूबी ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिया। नाजी और उसका नायब उसके दाएं बाएं थे। वो दोनों झुक गए और उसे आगे चलने की दावत दी। ये वो अंदाज था जिसे मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान में राइज किया था। सलाहुद्दीन अयूबी फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अयूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो उन लोगों ने पहले कम ही कभी किसी के होंठों पर देखी थी। हम हजूर के रास्ते में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। नाजी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहते हो तो वो एक ही चीज है जो मेरे दिल को भाती है। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, आप हुक्म दें। नायब ने कहा, वो कौन सी चीज है जो हजूर के दिल को भाती है? सलीबियों की लाशें। सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुराकर कहा, मगर फौरन ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। उसने धीमी आवाज में, जिसमें कहर और अताब छुपा हुआ था, कहा, मुसलमान की जिंदगी फूलों की सेज नहीं। जानते नहीं हो सलीबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं। और जानते हो वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके उनकी अस्मतें रौंद डाली हैं। मेरी नजरें फलस्तीन पर लगी हुई हैं। तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो। उसने सबको एक नजर देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छलनी हो जाएगी। हटा दो लड़कियों को मेरे रास्ते से। कहीं ऐसा ना हो मेरी तलवार इनके इतने दिलकश सुनहरे बालों में उलझकर बेकार हो जाए। हजूर की जाहो हशमत, मुझे हजूर ना कहो। सलाहुद्दीन अयूबी ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी काफर की गर्दन काट दी हो। उसने कहा, हजूर वो थे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलाम बेदाम हूं। मेरी जान फिदा हो उस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कंधा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र आया हूं। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीनकर बहिरा रूम में डबो देना चाहते हैं, शराब में गर्क कर देना चाहते हैं। मैं बादशाह बन के नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां समेटकर वहां से हट गई थी। सलाहुद्दीन अयूबी तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था। उसमें एक लंबी मेज रखी थी जिस पर रंगारंग फूल बिखरे हुए थे और उनके दरमियान रोस्ट किए हुए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालम मुर्ग और जाने कैसे कैसे खाने सजे हुए थे। सलाहुद्दीन अयूबी रुक गया और अपने नायब से पूछा, क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा इसी किस्म का खाना खाता है? नहीं हजूर, नायब ने जवाब दिया। गरीब लोग तो ऐसे खाने के ख्वाब भी नहीं देख सकते। तुम सब किस कौम के फर्द हो? सलाहुद्दीन अयूबी ने पूछा। क्या उन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों के ख्वाब भी नहीं देख सकते? किसी तरफ से कोई जवाब न पाकर उसने कहा, इस जगह जिस कदर मुलाजम है और यहाँ जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं, उन सबको अंदर बुलाओ, ये खाना उन्हें खिला दो। उसने लपक कर एक रोटी उठाई, उस पर 2-3 बोटियां रखीं और खड़े खड़े खाने लगा। निहायत तेजी से पूरी रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर उस कमरे में चला गया जो वायसराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी बाहर निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई और नजरों से ओझल हो गया। रात नाजी के खास कमरे में उसके 2 कमांडर जो उसके मोतमिद और हमराज थे उसके पास बैठे शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा,
जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कमबख्त जो भी बात करता है कहता है रब्बे काबा की कसम, सलीबियों को सल्तनत इस्लामिया से बाहर निकालकर दम लूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक कमांडर ने तंजिया कहा, इतना भी नहीं जानता कि सल्तनत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सोडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने उसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सोडानी है? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा। और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा? तुम्हारा दिमाग ठिकाने है अदरुश, नाजी ने कहा। मैं उसे ये यकीन दिलाया हूं कि ये 50,000 सोडानी शेर उसके इशारे पर सलीबियों के परखच्चे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो, नाजी ने कहा। उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज मुनासिब नहीं, वो मिस्र के लोगों को भर्ती करके हमारी फौज में शामिल करना चाहता है। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा है कि आपके हुक्म की तामील होगी, नाजी ने जवाब दिया, मगर मैं ऐसे हुक्म की तामील नहीं करूंगा। मिजाज का कैसा है? अदरूश ने पूछा। जिद का पक्का मालूम होता है, नाजी ने जवाब दिया। आपकी दानिश और तजर्बे के सामने तो वो कुछ भी नहीं लगता, दूसरे कमांडर ने कहा। नया नया अमीर मिस्र बन के आया है, कुछ रोज ये नशा तारी रहेगा। मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा, नाजी ने कहा। उसे इसी नशे में बदमस्त करके मारूंगा। बहुत देर तक ये तीनों सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें करते रहे और इस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी की बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया तो वो क्या कार्रवाई करेंगे। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने नायबीन को सामने बिठाए ये ज़हन नशीन करा रहा था कि वो हुकूमत करने नहीं आया और ना किसी को हुकूमत करने देगा। उसने उन्हें कहा कि उसे जंगी ताकत की ज़रूरत है और उसने ये भी कहा कि उसे यहाँ का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं। 50,000 फौजी गार्ड्स सोडानी हैं। हमें हर खित्ते के बाशिंदों को ये हक देना है कि वो हमारी फौज में आए, अपने जौहर दिखाएं और माले गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करें। यहाँ के अवाम का म्यार ज़िंदगी इसी तरह बुलंद हो सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें बताया, मैंने नाजी से कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दे। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाज़िम ने उससे पूछा। क्या वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? वो गुरेज कर सकता है, नाज़िम ने जवाब दिया। फौजी अमूर उसी के स्पुर्द हैं, वो किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोश रहा, जैसे उस पर कुछ असर ही न हुआ हो। उसने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूसी और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी बगदाद से अपने साथ लाया था। वो उदेर उम्र आदमी था, अदाकारी, चर्ब ज़बानी और भेस बदलने में महारत रखता था। जंगों में उसने जासूसी की भी थी और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना ग्रोह था जो आसमान से तारे भी तोड़ लाता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जासूसी की अहमियत से वाकफियत थी। फनी महारत के अलावा अली में वही जज्बा था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी में था। तुमने सुना अली, सलाहुद्दीन ने कहा, ये लोग कह गए हैं कि नाजी किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाता है। हाँ, अली ने जवाब दिया, मैंने सुन लिया है। अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती नहीं करता तो मेरी राय में बॉडी गार्ड्स का ये कमांडर, जिसका नाम नाजी है, नापाक ज़हनियत का इंसान है। उसके मुतल्लक मैं पहले से भी कुछ जानता हूँ। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह लेती है, दरअसल नाजी की ज़ाती फौज है। उसने हुकूमती हलकों में ऐसी ऐसी साजिशें की हैं जिन्होंने इंतज़ामी ढांचे को बेहद कमज़ोर कर दिया है। आपका ये फैसला बिल्कुल बजा है कि फौज में यहाँ के हर खित्ते के सिपाही होने चाहिए। मैं आपको तफसीली मालूमात फराहम करूँगा। मुझे शक है कि सोडानी फौज नाजी की वफादार है, हमारी नहीं। आपको इस फौज की तरतीब और तंजीम बदलनी पड़ेगी।
या नाजी को सुबकदोश करना पड़ेगा। मैं अपनी सफ़ों में ही अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। नाजी घर का भेदी है, उसे सुबकदोश करके अपना दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं। हमारी तलवार गैरों के लिए है, अपनों का खून बहाने के लिए नहीं। मैं नाजी की ज़हनियत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम इस फौज की ज़हनियत मालूम करने की कोशिश करो, मुझे सही इतला दो कि फौज कहाँ तक हमारी वफादार है। मगर नाजी इतना कच्चा आदमी नहीं था। उसकी ज़हनियत प्यार और मोहब्बत के बखेड़ों से आज़ाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपने इक़्तिदार और शैतानियत के साथ था। इस लिहाज से वो पत्थर था, मगर जिसे अपने जाल में फांसना चाहता उसके सामने मोम हो जाता था। उसने सलाहुद्दीन अयूबी के साथ यही रवैया इख्तियार किया। उसके सामने वो बैठता नहीं था, हाँ में हाँ मिलाता चला जाता था। उसने मिस्र के मुख्तलिफ खित्तों से अयूबी के हुक्म के मुताबिक फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी थी। हालांकि ये काम उसकी मर्जी के खिलाफ था। दिन गुजरते जा रहे थे, सलाहुद्दीन अयूबी उसे कुछ कुछ पसंद करने लगा था। नाजी ने उसे यकीन दिलाया था कि सूडानी बॉडीगार्ड्स फौज हुक्म की मुंतजिर है और ये कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी। नाजी सलाहुद्दीन अयूबी को 2-3 मरतबा कह चुका था कि वो बॉडीगार्ड्स की तरफ से उसे दावत देना चाहता है और फौज उसके एजाज में जश्न मनाने के लिए बेताब है। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी मसरूफियत की वजह से ये दावत कबूल नहीं कर सका था।